के विंग्स आते हैं कि नहीं, इट गिव्स यू विंग्स और नॉट, ये तो कंफर्म नहीं है, बट हमारे देश में आप किसी भी कोने पे चले जाओ, किसी भी नुक्कड़ पे चले जाओ, आपको विंग्स हर जगह देखने को मिल जाएगा। कोई लेफ्ट विंग, द सो कॉल्ड लेफ्ट विंग, तो कोई द सो कॉल्ड राइट विंग। तो बहुत सारे विंग्स में हमारा देश, हमारी सभ्यता आपको बटी हुई देखने को मिलती है, और सबके अपने अपने ओपिनियंस है, सबके अपने अपने परसेप्शन है, आइडियाज है ना। हम जब चीजों की पढ़ाई करते हैं आर्कियोलॉजी के अंदर में, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, तो इन विंग्स से परे हट करके क्या करते हैं, एक नए पैटर्न को खोजने की कोशिश करते हैं, कुछ नए एविडेंसेस को तलाशने की कोशिश करते हैं। और ऐसी ही एक कोशिश इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स के ऊपर हुई है, जो कि हमने डिस्कवर किए फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब जब इन साइट्स की हमने मल्टीपल टाइप ऑफ साइंटिफिक स्क्रीनिंग की, जब इनके ऊपर रिसर्चेस की, जब इनको एनालाइज किया, तो हम इस दावे या इस कंक्लूजन पे आए हैं कि जो पास्ट इंडियंस थे, यानी हमारे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में मौजूद एंसेस्टर्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में जो लोग मौजूद थे, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में, उनकी डाइटरी पैटर्न के अंदर में आपको एक मीट का, यहां पर लिखते चले, मीट का आपको अबंडेंस देखने को मिल रहा है। हैविली दे वर रिलायंट अपॉन द कंजम्पशन ऑफ मीट, और साथ ही साथ मीट के अंदर में क्या कुछ इंक्लूडेड था, आपको वहां पर हर तरीके का मीट, जो एनिमल मीट है वो देखने को मिल रहा है। बट रिसर्चर्स ये बता रही हैं कि आपको बीफ प्लस पोर्क के काफी ज्यादा कंजम्पशन के यहां पर सबूत मिले, बीफ और पोर्क के काफी ज्यादा कंजम्पशन के यहां पर एविडेंस मिले। तो इसी रिसर्च को हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं, कवर करेंगे इसको फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, सारा बैकग्राउंड भी आपको समझाऊंगा, और सारी के सारे जो कंक्लूजन है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, है ना। तो नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। लेट अस डिस्कस दिस रिसर्च व्हिच हैज बीन पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्टडीज। ये एल्सेवियर का आपको देखने को मिल रहा है पेज, और मैंने रिसर्च पेपर का जो ऊपरी हिस्सा है, जहां पर एब्स्ट्रैक्ट आपको दिखता है और रिसर्च के जो स्कॉलर्स है जो कि इंक्लूडेड है, इतने सारे लोग आपको नाम देखने को मिल रहे हैं, और जो उसका टाइटल है ये यहां पर हमने स्क्रीनशॉट में डाल दिया। क्यों डाल दिया है? बिकॉज आज की दुनिया में वी आर लिविंग इन अ प्लेस जहां पर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, कोई सोशल मीडिया के किसी हैंडल पे कोई इंफॉर्मेशन मिली, कोई रैंडम आर्टिकल या ब्लॉग से कुछ भी जानकारी को ले करके आपके सामने पेश कर देता है। जब हम स्टडी आईक्यू के माध्यम से आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन को पेश करने की कोशिश करते हैं, तो वी ट्राई टू बी अप्रोप्रिएटली लाइक यूज द सोर्सेज व्हिच आर वैलिडेट, व्हिच आर हैविंग जेन्युइन क्रेडेंशियल्स। ऑलराइट, सो इसीलिए मैंने ये रिसर्च पेपर का जो फ्रंट पेज है वो आपके सामने यहाँ पर लगा दिया है, ताकि बाद में आपको भी अगर वैलिडेट करना हो इसको, तो आप जाकर के ये एग्जैक्ट कीवर्ड्स को वहां पर डालोगे, टाइटल को वहां पर डालोगे, तो ये रिसर्च आपको मिल जाएगी। आफ्टर द लेक्चर ये चीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह। लास्ट में मैंने उसका लिंक भी लगाया हुआ है स्लाइड के ऊपर, आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब रिसर्च के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये देखिए आर्कियोलॉजिकल, जो जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंसेज है, उसका ये इस तरीके का कवर पेज आपको देखने को मिलता है। ये चीज तो आपको बताई दी। अब टाइटल क्या है, कैसे आप ढूंढोगे, या फिर किस नाम से पब्लिश हुआ है, लिपिड रेसिड्यू इन पॉटरी फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मेथड जो यहां पर यूज किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि किस मेथड से हमने पता किया। सो बेसिकली हम लिपिड के रेसिड्यू का एनालिसिस यहां पर किया। दिस मेथड इज कॉल्ड एज लिपिड रेसिड्यू एनालिसिस। लिपिड को आप देखते हो, कई बार हम किसी भी तरीके के बर्तन में, हम किसी भी तरीके के पात्र के अंदर में कोई चीज को पकाते हैं, कुक करते हैं, तो उसके जो कुछ अंश होते हैं वो वहां पर बचे रह जाते हैं। एंड लिपिड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से काफी ज्यादा प्रोन नहीं है, उससे बच सकता है ना। और ये एक तरीके से हमें आर्कियोलॉजिकल प्रॉक्सी का काम करते हुए दिखाता है। प्रॉक्सीज क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल पास्ट सोसाइटीज के बारे में आप जब भी पढ़ते हो, जब भी हम पास्ट सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं, तो भाई हमारे पास डोरेमोन की वो टाइम मशीन तो है नहीं, या फिर शक्तिमान के पास जो मशीन हुआ करती थी, जिससे हम समय काल में 2000-3000 साल पीछे जाएं और देखें कि क्या हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है जिसको हम प्रॉक्सीज कहते हैं। अब ये प्रॉक्सीज क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, फूल, ये चीजें मौजूद होंगी, आज के समय में भी है, पहले के समय में भी रही होगी, है ना। अब पेड़ पौधे, ये सारी चीजें तो नहीं बचेंगी, बट एक चीज है जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से काफी ज्यादा, आप कह सकते हो, बची रहती है, और उसको आप क्या कहते हो? पोलन। पोलन का जब भी आप एनालिसिस करोगे, पोलन दो भागों में बटा रहता है। एक जो अंदर की लेयर होती है जिसको आप इंटाइन कहते हो, और एक जो बाहर की लेयर होती है जिसको आप एक्साइन कहते हो। अब एक्साइन के रीजन में आपको जो एरिया देखने को मिल रहा है वो किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन से मिला, और ये स्पोरोपोलेनिन उसको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अच्छे से अच्छे जो हार्ड सिचुएशन है उसको ये सस्टेन कर सकता है। तो कभी भी किसी तरीके की रिसर्चेस होती है तो हम क्या करते हैं, सॉइल को, प्री हिस्टोरिक कोई साइट मिली, वहां से आपने बहुत ही इत्मीनान से डिगिंग की, खुदाई की, और वहां से थोड़ी सी सॉइल को उठाया। अब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना आप शुरू करते हो, और अगर आपको पोलन के एविडेंसेस वहां पर मिलते हैं, इन पोलन की आप स्टडी करते हो। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? पेलियो क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो।
टर्म थोड़ा बड़ा सा अजीब सा है। मतलब क्या है? पेलियो मतलब पुराना, क्लाइमेटिक मतलब मौसम के बारे में आप जानकारी पा सकते हो, क्योंकि हर तरीके का जो पेड़ है, हर तरीके की जो स्पीशीज है, वो आपको देखने को मिलती है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर में ही प्रोलिफरेट कर सकती है, ग्रो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि लखनऊ के अंदर में, कानपुर के अंदर में, बहराइच के अंदर में, गोंडा बस्ती, जो भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, या फिर मध्य प्रदेश में ग्वालियर सतना वगैरह के अंदर में आपको एप्पल के पेड़ वहां पर उगते देखने को मिल रहे हैं, या फिर ऑर्किड्स आपको वहां पर किसी दूसरे रीजन में जहां पे वो नेटिव नहीं है, वो वहां पर उगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सभी के अपनी एक पर्टिकुलर डिमांड है, उनके एक रीजन है जहां पर वो ग्रो करते हैं। तो हम जब पोलन को पाते हैं तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं, अंदाजा लगा पा रहे हैं कि क्या क्लाइमेट रहा होगा उस रीजन के अंदर में। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो पोलन जिस भी स्पीशीज का है, हम इस कंक्लूजन पे भी आ सकते हैं कि कौन से तरीके के पेड़ पौधों को इस जगह पर लगाया जाता था, वहां पर ग्रो किया जा रहा था, क्या कल्टिवेशन हो रहा था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में भी आप जान सकते हो, क्या शुरू हो गई थी, क्या नहीं शुरू हुई थी, शुरू किया था तो लोग क्या खा रहे थे। तो पोलन तो एक तरह की चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिपिड जो है वो भी कभी काफी समय तक रह जाता है, फैट्स के जो कंपोनेंट है वो भी कई बार बचे रह जाते हैं, और इनकी भी हम जू आर्कियोलॉजिकल या बायो आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस करके अलग अलग कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। कई बार आपको टूथ का जो एविडेंस है वो मिलता है, दांत मिलते हैं, है ना, हड्डियां और दांत ये भी अपने आप को लंबे समय तक बचा लेते हैं, है ना, बहुत जल्दी इन्वायरमेंटली डिग्रेड नहीं हो पाते। इनकी एनालिसिस करके अगर इसके ऊपर डेंटल कैरीज है तो आप पता कर सकते हो कि ये जो निशान है, ये जो कैरीज है, ऑलराइट, दांतों के सड़ने के जो आपको एविडेंस मिल रहे हैं, इसकी वजह क्या होगी और किस तरीके की डाइट कंज्यूम करने की वजह से ये दशा हुई होगी। तो बहुत छोटी से छोटी चीजों को हम कड़ियों को जोड़ करके आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करते हैं। ऐसा ही एक मेथड यहां पर भी यूज हुआ है जिसको आप क्या कह रहे हो, लिपिड रेसिड्यू एनालिसिस। एरिया के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर की साइट्स को जोड़ा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी लास्ट में आपको एक मैप दिखाऊंगा। आप इंडस वैली की जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है अगर उसको देखते हो तो क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर में आलमगीरपुर है। हरियाणा के अंदर में तो द वर्ल्ड फेमस, द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ राखीगढ़ी लोकेटेड है, जो अब इंडस वैली की सबसे लार्जेस्ट साइट मानी जाती है। एक समय पे मोहनजोदारो को माना जाता था एरिया वाइज में, बट रीसेंट पास्ट डेकेड की जो स्टडीज हुई है, राखीगढ़ी को स्टैंड करती है एज द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, है ना, टॉप 5 के अंदर में सबसे जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उसमें से एक साइट है राखीगढ़ी की, आपकी हरियाणा के अंदर में लोकेटेड है। देन आर्टिफैक्ट जिनको यहाँ पर एग्जामिन किया गया है, वहां पर पॉटशर्ट्स आपने देखे, यानी कि कुछ जो पॉटरीज के अवशेष है। अब पॉटरीज बहुत पहले आ चुके इतिहास में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अर्ली रेट है वो 3300-3400 बीसी के आसपास है, मैच्योर फेज 2600-2700 बीसी के आसपास शुरू होता है। बट पॉटरीज कब से आई है? मानना है कि दुनिया भर में मीजोलिथिक टाइम पीरियड के आसपास से जो क्रूड पॉटरीज है वो शुरू हो गई थी। नियोलिथिक समय आते आते जो एक तरीके से वेल क्राफ्टेड पॉटरीज है दुनिया भर में, वो अपने एविडेंसेस को दिखा रही थी। तो इसी तरीके की पॉटरीज को यहाँ पर पाया गया है और उसका एनालिसिस किया गया है। जो रिसर्चर्स हैं, जो लीड रिसर्चर यहाँ पर इंक्लूडेड है वो कौन है? अक्षता सूर्यनारायण, जो कि एसोसिएटेड है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ, एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, और इन्होंने जो एनिमल के दावे किए, जिसको कंज्यूम किए जाने के दावे यहाँ पर किए जा रहे इस रिसर्च के तहत, वो मोस्टली रूमिनेंट आपको देखने को मिलता है और कुछ नॉन रूमिनेंट भी को देखने को मिलता है। रूमिनेंट कौन होते हैं? अक्सर जो ग्रासेस को खा रहे होते हैं ऐसे जानवर, है ना, सेलुलोज रिच डाइट को खाना पसंद करते हैं ऐसे जानवर। और नॉन रूमिनेंट जाहिर सी बात है जो ग्रास को नहीं खा रहे होते। तो पिग से लेकर के जो रूमिनेंट एनिमल्स है, जिसके अंदर में कैटल, बफेलो, शीप, जो आपकी है गोट है, ये सब आ जाते हैं। प्लस डेयरी प्रोडक्ट के भी कुछ माइन्यूट, बहुत ही लिमिटेड एविडेंसेस हमें रिसर्च के अंदर में मिले हैं। जो टेक्निक यहाँ पर यूज की गई, आई एम नॉट श्योर कि आपको ये स्काई ब्लू कलर दिख रहा है कि नहीं, इसलिए मैं लिखता चलता हूँ। जैसा कि पहले भी बताया, लिपिड रेसिड्यू एनालिसिस टेक्निक को यहाँ पर यूज किया गया है। इस टेक्निक के अंदर में शुरुआत आप कैसे करते हो? सबसे पहले तो आप स्मॉल फ्रेगमेंट जो है पॉटरी के, उसको आप लेते हो। जो भी पॉटरी अब पूरी तो मिली नहीं है, पॉटरी का कोई एक हिस्सा मिला होगा, उसकी रिम के कुछ हिस्से मिले होंगे, उसके बेस के कुछ हिस्से मिले होंगे, जो स्वॉलन रीजन है या फिर जो अगर नेक वाला रीजन है वहां के आपको कोई हिस्से मिले होंगे। अब इस पॉटरी के फ्रेगमेंट को, इस हिस्से को लेकर के आप क्लीनिंग करते हो, सफाई करते हो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि कई कंटेमिनेंट जो उसको दूषित कर रहे हैं वो चीज उसके ऊपर लगी हो सकती है। आप अज्यूम करके देखिए कि आपके पास एक बड़ी सी आइस की क्यूब है और उस आइस की क्यूब को आपने जमीन पर रख दिया। जमीन पे बहुत दुनिया भर की जो धूल है, गंदगी है, मिट्टी है, सॉइल पूरी है, वो वहां पर मौजूद है ना। तो अब जब अगर आपको आइस को ले जाना है कहीं पे, तो आप क्या करोगे? उसको साफ करोगे, है ना। हाई प्रेशर पानी को आप उसके ऊपर लगाओगे और वहां से हटाओगे। अब जाहिर सी बात है आप उसको हाथ से तो पोंछने नहीं वाले हो, वो तो निकलेगा नहीं वैसे, तो आप वहां पर पानी का इस्तेमाल वहां पर करोगे। तो इसी तरीके की प्रक्रिया है, कंटेमिनेंट्स कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसके साथ ना जुड़ जाएं, इसीलिए आप उसकी पहले सफाई करो। उस फ्रेगमेंट को आपने क्लेंस किया एंड देन आपने क्या किया? उसको क्रश किया। क्रश किया मतलब कई बार बच्चों को आप देखते हो, टैबलेट बच्चे नहीं खा पाते हैं, छोटे बच्चे दवाइयां नहीं खा पाते हैं, तो उसको क्रश करके सॉल्युबल फॉर्म में उनको वहां पर चम्मच से, स्पून के थ्रू फीड कराया जाता है। सिमिलरली आपने इसको क्रश किया, पॉटरी को, उस फ्रेगमेंट को क्लीन करने के बाद उसको क्रश किया और कुछ सॉल्वेंट्स के माध्यम से आपने क्या किया? लिपिड्स को
लेबोरेटरी टेक्निक्स के थ्रू यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया। जो पॉटरी है वहाँ से आपने सॉल्वेंट्स के थ्रू लिपिड जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उन लिपिड जो चीज़ें हैं वहाँ पर उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट आपने किया। अब इस एक्सट्रैक्ट को आपने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया टू दी मॉडर्न स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स लाइक गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसके डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इन दोनों टेक्निक से आप इसको गुजारते हो। जब ये चीज़ हो जाती है तो आप क्या करते हो, कुछ फैट्स को भी इस एक्सट्रैक्ट में से निकालने की कोशिश करते हो, है ना। बट फैट्स को आप गैस क्रोमेटोमेट्री या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आप एनालाइज नहीं करोगे, उसके लिए आप स्पेशलाइज्ड आइसोटोप एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। कई बार जो एलिमेंट्स आपको नेचर में एक डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलते हैं उनको आप क्या कहते हो, आइसोटोप। फॉर एग्जांपल आप कार्बन का एग्जांपल लेते हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, बचपन में सबने पढ़ा, याद कीजिए 6 होता है। उसका एटॉमिक मास कितना है, 12 होता है, ठीक है। बट उसी का एक आइसोटोप होता है, जुड़वा भाई आप कह लो, एक डिफरेंट फॉर्म जो कि एग्जिस्ट करता है 14 मास नंबर के साथ, C14 जिसको आप कहते हो। अब ये C14 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अनस्टेबल है, अनलाइक C12, और ये डिसइंटीग्रेट होता है रैपिडली। अब इसके डिसइंटीग्रेशन के रेट को आप कैलकुलेट करके, जिसको डीके रेट भी बोलते हो, आप क्या करते हो, प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स के डेटिंग में इस्तेमाल करते हो। जब हम कहते हैं ना कार्बन डेटिंग, तो वहां पर यही C14 यूज होता है। सिमिलरली आपने यहां पर भी फैट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया टू दी आइसोटोप एनालिसिस टेक्निक, और इसकी मदद से हम क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, इसकी मदद से हम क्या जान पा रहे हैं कि भैया जो चीज वहां पर खाई जा रही थी, अगर किसी जानवर को वो कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या वो र्यूमिनेंट्स थे, ग्रासेस के ऊपर सस्टेन करते थे, या नॉन र्यूमिनेंट्स थे। ऑलराइट, तो पिग्स थी या फिर गोट थी या फिर बफेलो थी, कैटल क्या थी, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए भी आप यहां पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। अब इन सारी टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद हम किस कंक्लूजन के ऊपर हैं, तो जो स्टडी है उस शॉकिंगली जो ऑथर है उन्होंने बताया कि वी आर वेरी शॉक्ड कि हमें डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर जो सब्सिस्टेंस है, कंजम्पशन जो है, उसके काफ़ी कम एविडेंस मिले हैं। खासकर कई बार जो परफोरेटेड पॉट्स होते हैं या वेसल्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं डेयरी प्रोडक्ट के स्टोरेज से, इनके भी एविडेंसेस कम मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट कम है, बट उनको स्टोर करने के लिए जो परफोरेटेड वेसल्स होते हैं ये भी कम है, जिसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ वैलिडेट करती हैं कि डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंस काफ़ी कम है। अनलाइक द लेटर वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के मध्य भाग से लेटर वैदिक पीरियड की तरफ आप जाओगे तो एक अच्छी खासी डिपेंडेंस आपको डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। अब इसका एनालॉजी क्या है वो भी आपको लास्ट में मैं समझाऊंगा, देन जो यहाँ पर एविडेंस है वो बताते हैं कि जो रूमिनेंट्स के मीट कंज्यूम किए जाते थे उसके अंदर में कैटल भी हो सकती है, बफेलो भी हो सकती है, और जो शीप, गोट, डियर, ये सारे इंक्लूडेड रहे होंगे। अब हमने ये तो बता दिया कि वहां पर बफेलो थे, हमने ये तो बताया वहां पे शीप, डियर, गोट, ये सारे जानवर थे, और इवन पिग्स भी मौजूद थे। बट हम स्पीशीज लेवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल जब आप गाय भैंसों के नॉमेनक्लेचर करते हो, ऑलराइट, या फिर फॉर एग्जांपल किसी का भी आप करते हो, फॉर एग्जांपल मधुमक्खी का आप करते हो, तो उसका जीनस का एक नेम होता है, लेकिन स्पीशीज कई सारी होती है। जैसे जीनस का नाम क्या है, एपिस है ना, उसके अंदर में एपिस डोरिसिटा हो सकती है, एपिस इंडिका हो सकती है, ऑलराइट। सिमिलरली जब आप ह्यूमंस की बात करते हो तो हमारे अंदर में जो कई सारे स्पीशीज आ जाती हैं। जीनस हमारा क्या है, होमो। स्पीशीज कौन कौन सी है, हैबिलस भी है, इरेक्टस भी है, हाइडेलबर्गेंसिस भी है, नालेडी भी है, ऑलराइट। तो बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पर एनिमल्स कौन कौन से थे, जीनस लेवल तक तो वी आर श्योर, बट उसको नैरो डाउन करना है स्पीशीज लेवल तक, एग्जैक्टली वहां पर अभी हमारे पास 100% कंक्लूजन नहीं है। स्पीशीज लेवल पर हम नहीं बता सकते। तो गाय भैंस तो आप बता रहे हो, बट उसके अंदर में कौन सी स्पीशीज वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है अभी इस स्टेज के अंदर में। कैटल में बफेलो के आपको सबसे अधिक एविडेंस देखने को मिलते हैं। 50 से 60% के जो बोन्स भी मिले, ये तो लिपिड रेसिड्यू हो गया है ना, बट इस लिपिड रेसिड्यू को सब्सटेंशिएट करने के लिए हमें यह भी देखना पड़ता है कि बोन्स में क्या क्या है। कुछ जानवरों के, फॉर एग्जांपल इंसान का घर है, सेटलमेंट एरिया है, तो आपकी तरह वहां पर नगर पालिका तो होती नहीं थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो हुआ नहीं करता था कि कचड़े को उठा करके ले जाए। तो यूजुअली जब केव में लोग रहते थे तो केव के अंदरों में इस चीज को, कूड़े को फेंक देते थे, और इसको हम नाम देते थे अक्सर किचन मिडन, है ना। इसकी मदद से भी हमें बहुत चीजें पता चलती थी कि लोग क्या कंज्यूम करते थे, क्या खाते थे और कैसे रहते थे। बाद में जब हम आए, जाहिर सी बात है इंडस वैली के लोग अच्छे खासे घर बना के रह रहे थे, है ना, केव में नहीं रह रहे थे, तो उनकी साइट्स पे से भी जो हमें ये बोन्स के एविडेंस
एविडेंस मिलते हैं ये भी हमें बताते हैं कि किस तरीके के एनिमल्स को मारा जा रहा था खाने के लिए और किस तरीके के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट यानी कि पालतू जानवर के तौर पे रखा जा रहा था। तो ये भी जो हमें जानवरों के जो 50-60% यहाँ पर बोन्स देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर में भी आपको एक कैटल्स देखने को मिल रहे हैं एंड देन जो 10% ऑफ द एनिमल्स हैं उसके अंदर में शीप और गोट का एविडेंस भी आपको देखने को मिल रहा है। कई बार अब ये सवाल उठता है कि भैया डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे, पालतू थे, हो सकता है वो अपनी नेचुरल लाइफ जी करके उनकी मृत्यु हो गई हो और इसलिए उनकी हड्डी वहां पे पड़ी हो, जरूरी तो है नहीं कि उसको मारा गया हो या कंज्यूम किया गया हो। इस चीज के ऊपर हम कंक्लूजन के ऊपर कैसे पहुंचते हैं? बुचरी मार्क्स को देख करके। जब आप किसी भी मीट को निकालते हो, खासकर कई बार जानवरों को भी आप देखते हो है ना, चीर फाड़ करके मांस को निकालते हैं। तो सिमिलरली जब भी इंसान भी क्या करता है, मीट को निकालता है, तो वहां पर एक आपको बच्चरी के मार्क्स देखने को मिल रहे होते हैं है ना, जिसकी वजह से जो कट मार्क्स है, जो डीप इंसिजन्स है, इसकी मदद से हम जान पाते हैं कि किस तरीके की एक्टिविटी के लिए क्या नेचुरल डेथ हुई है या फिर हंटिंग के थ्रू, स्कैवेंजिंग के थ्रू इनफैक्ट वहां पर डेथ हुई है एनिमल की। ये इंडस वैली की साइट आप देखोगे जो हमने बताया, आलमगीरपुर जो आप सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश के रीजन में आपको ये देखने को मिल रही है। ऑलराइट, राखीगढ़ी आपको ये हरियाणा के रीजन में देखने को मिल रही है, रूपर की भी साइट है, बहुत सारी साइट आपको इस जगह पर देखने को मिल जाती है। ऑलराइट, तो इसी रीजन के अंदर में आपको सारी की सारी एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लेट अस डिस्कस ब्रीफली नाउ। हिस्ट्री हम उस समय को कहते हैं बेसिकली जहां की आपके पास स्क्रिप्ट भी मौजूद हो और उस स्क्रिप्ट को आपने पढ़ा भी हो, कई सारे सोर्सेज हो, उन सोर्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, डिसाइफर कर सकते हो बेसिकली। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड ऐसा होता है जहां की स्क्रिप्ट तो मौजूद है बट आप उस अभी तक डिसाइफर नहीं हुए, क्या लिखा है, मतलब शब्द अक्षर मौजूद है पर वो लिखा क्या है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। कई बार डॉक्टर्स की राइटिंग को आप देखते हो ना, अक्सर मैं कहता हूँ डॉक्टर प्रोटो हिस्टोरिक लिपि में लिखते हैं है ना, उसको डिसाइफर करना सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए पॉसिबल होता है। बट ये लिपियां तो जो लिंग्विस्ट है ना, जो फार्मासिस्ट के तौर पे वहां पर काम कर रहे हैं आर्कियोलॉजी में, लिंग्विस्ट, भाषा शास्त्री, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है इस तरीके की लिपियों को जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की हैं। तो आपके पास लिपि, स्क्रिप्ट सब कुछ मौजूद है बट वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुए, समझ नहीं पाए क्या लिखा है। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका प्रोटो हिस्टोरिक के ब्रैकेट में ही, गैप में आता है। इसके पहले आप चले जाओगे तो प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है जहां आप ओल्ड एज, स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, लेट स्टोन एज है ना, ये सारे टाइम पीरियड को पढ़ते हो जहां की हमारे पास स्क्रिप्ट भी नहीं है। तो हम वहां की बातें कैसे करते हैं? इसी तरीके के एविडेंसेस के बेस पे करते हैं। नाउ इंडस वैली की जब भी बात होती है प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर के तौर पे, तो दोनों विंग्स जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी ये बहस करते हैं कि एक कल्चरल कंटिन्यूटी रही है या कल्चरल कंटिन्यूटी नहीं हुई। जो कहते हैं कि कल्चरल कंटिन्यूटी हुई है वो एविडेंसेस देखते हैं कि भैया आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई तरीके के एविडेंसेस मिल रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा तादाद में आपको सील्स मिलती हैं, तो यूजुअली स्टेटाइट की बनी होती है। अब इन सील्स के जो सब्जेक्ट है, कहीं पे तो आपको किसी तरीके की इमेज देखने को मिली, कोई जानवर है, कहीं पे स्नेक है, कहीं पे कोई पेड़ है, कहीं पे पौधा है ना। तो कुछ जो मेजर सील्स पाई गई, फॉर एग्जांपल प्रोटो शिवा या फिर पशुपति सील को, उसको माना जाता है कि जो लॉर्ड शिवा है उनके एक इंसिपिएंट फॉर्म के तौर पे वो आपको प्रोटो शिवा जो सील है वो देखने को मिलती है। इसका मतलब कि उस समय भी शिव जी के ऊपर जो या सैविज्म के जो ट्रेट है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। प्लस पीपल के आपको एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं, सील के ऊपर पीपल का ट्री बना हुआ है, स्नेक बना हुआ है, और आज के समय में भी पीपल के पेड़ की पूजा होती है कई जगहों पर, कई सारे राज्यों में बहुत सारे जगहों पे जो स्नेक है उसकी भी पूजा की जाती है। ऑलराइट, नागपंचमी आप मनाते हो। तो कहा जाता है कि ऐसे तो 2-3 हम नाम ले रहे हैं, कम से कम डजन्स ऑफ एविडेंसेस है जो बताते हैं कल्चरल कंटिन्यूटी रही है। जो पहले कल्चर था, जो पहले सभ्यता थी, जो पहले धर्म के अंदर में विश्वास था, वो चीज अभी तक आया है, कोई गैप नहीं रहा है, यहां पर कंटिन्यूटी रही है सेम। ऑलराइट, बट जो दूसरी ऑल्टरनेटिंग थ्योरी है, दूसरा विंग जो बोलता है, वो क्या कहता है कि गैप रहा है ना, कंटिन्यूटी नहीं रही है, और उस गैप के पीरियड को बेसिकली आप डार्क एजेस भी कहते हो। तो इंडस वैली का जो अर्ली फेज है उसको हटा दीजिए, मैच्योर फेज शुरू होता है 2700-2800 BC के आसपास, जब नगरी सभ्यता के जो लक्षण है वो आपको दिखाई देने लगता है। ऑलराइट, टाउन प्लांट सिटीज आपको देखने को मिल रही है ना, कई जगहों पे जो पक्के हाउस है वो आपको देखने को मिल रहे हैं मोस्टली, और उन घरों के भी अंदर में आप देखोगे तो जो ब्रिक्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, उनका जो अनुपात है, मेजरमेंट, जो लेंथ ब्रेथ है ना, ये आपको कई जगहों पर स्टैंडर्डाइज सेम देखने को मिल रही है। जैसे KFC चाहे आप बैठ के साउथ में कहीं पे खाते हो, नॉर्थ में कहीं खाते हो, इवन नागालैंड में आप चले जाओ तो आपको स्टैंडर्डाइज्ड वहां पर देखने को मिलेगा, या फिर मैगी फॉर एग्जांपल। क्यों? क्योंकि रेसिपी जो है, मसाले जो है, उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो वहां पर स्टैंडर्डाइज्ड एक ही जा रहे हैं। तो हर जगह एक तरह की ब्रिक्स आपको देखने को मिल रही है। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स को यूज किया गया है तोलने के लिए, है ना, मेजरमेंट करने के लिए। तो ये भी आपको एक अच्छा फीचर देखने को मिलता है, स्टैंडर्डाइज्ड, प्लस ट्रेड के एविडेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती है? अर्बन
स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। बट ये सारी चीज 1900 BC या 1800 BC तक रही। उसके बाद लगभग 1000 साल तक ये अर्बन ट्रेड्स मिसिंग थे, और वापस से कब आते हैं, लगभग 600 BC के आसपास, जब हमारी आयरन एज का पीरियड देखने को मिल रहा होता है। बट ये एक क्लासिकल नोशन है। जो प्रेजेंट एविडेंसेस हमें बताते हैं, फॉर एग्जांपल अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब के जो नेटिव प्लेस है वाडनगर गुजरात के अंदर में, वहां पे एक रिसर्च हुई जिसने कि ये जो एविडेंसेस है आयरन के, वो हमें लगभग 800 BC के ऊपर के एविडेंसेस दिए हुए हैं, है ना। तो अब क्या है, जो पहले 1200 साल का गैप था, 1300 साल का गैप था, वो लगभग 1000 पर अभी भी वो गैप मौजूद है। वो गैप अभी खत्म नहीं है। वो गैप कब खत्म होगा, जब आपको एविडेंसेस मिलने लगेंगे और आगे के। ठीक है। सो ये डार्क एज का पीरियड, नगरीय सभ्यता के ट्रेड जब तक नहीं मौजूद है, अभी जो एविडेंस हमें मिला है आयरन एज के अंदर में वाडनगर से, वो नगरीय सभ्यता दिखाता है 800 BC के टाइम पीरियड में। हम आयरन एज की बात नहीं कर रहे। आयरन एज के हमारे पास एविडेंसेस 2000 BC के आसपास भी है, 1800 BC के आसपास भी। हम बात कर रहे हैं नगरीय सभ्यता के। तो 1000 साल के गैप के बाद ही आपको 800 BC में एविडेंस देखने को मिलता है। तो इसी के ऊपर जब बात होती है तो हम कहते हैं कि सिमिलैरिटी के लिए हमने प्रोटोशिवा की सील को दिखाया, पीपल से लेकर के बाकी सारे एविडेंसेस को दिखाया। दूसरे तरफ जो दूसरा धड़ा है वो कहता है कि भैया ये देखो गैप है, प्लस इस तरीके की जो रिसर्च है जो बता रही है कि देखो अभी हम क्या कहते हैं कि हमारे डाइटरी पैटर्न के अंदर में मोस्टली क्या इंक्लूडेड और क्या इंक्लूड रहा है। क्लासिकली हम बेसिकली वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे। सात्विक जो तत्व होता है उसको हम वहां पर रखते थे, कंज्यूम करते थे। हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हुआ करता था। जो कई सारे इन्वेजन्स हुए, कई सारे अटैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मुगल्स आए, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ये जो तामसिक डाइट है, तामसिक जो कल्चर के ट्रेड्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए। फॉर एग्जाम्पल मदिरा है, मांस है ना। बट ये रिसर्च क्या बताती है कि हमारी अगर कंटिन्यूटी थी, अगर हम लोग सेम है, वो एंसेस्टर्स और हम सेम है, ये नहीं है कि कोई आर्यन इन्वेजन हुआ है, बाद में कोई दूसरे लोग आए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको आज की डेट में आप क्या कह रहे हो कि हमारी क्लासिकली डाइटरी पैटर्न क्या रहा है, वेजिटेरियन, सात्विक रहा है। बट आपको इंडस वैली के एविडेंस क्या दिखा रहे हैं कि वहां पर मीट को कंज्यूम किया जाता था, है ना। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो होता है अक्सर ये कई सारे राजों को अपने अंदर समेटे होता है। ऐसा ही कई सारे ऐतिहासिक राज को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं विद सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, कीप प्रिपेयरिंग।